नमस्कार दोस्तों, नालंदा एकेडमी से मैं महेंद्र शुक्ला। और आइए पुनः आज आपको जोड़ते हैं इतिहास से। इतिहास में दोस्तों प्राचीन भारत से, और प्राचीन भारत में मौर्य प्रशासनिक व्यवस्था से। और दोस्तों मौर्य प्रशासनिक व्यवस्था में, मौर्य कल्चरल में, संस्कृति में दोस्तों आज अपन लोग मौर्यकालीन आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक स्थिति को दोस्तों देखने जा रहे हैं। आइए हमारे साथ बने रहिए और बेहतर तरीके से इस टॉपिक को अपन लोग क्या समझें, डिस्कस करें, और परीक्षा के हिसाब से जो आने वाले क्वेश्चन हैं दोस्तों उन पर भी प्रकाश डालेंगे। तो हमारे साथ में क्या है, बने रहिए, अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए, मन लगा के थोड़ा सा क्या है देखिएगा, क्योंकि टॉपिक थोड़ा सा ये जो कल्चरल प्रशासनिक व्यवस्था के जो टॉपिक हो थोड़ा सा क्लिष्ट होते हैं, मन लगने नहीं देते, लेकिन मन अपन लोगों को क्या करना है दोस्तों, ये लगाना है। तो आ जाए देर न करते हुए दोस्तों, यहाँ थोड़ा सा या मौर्यकालीन जो स्थिति है उसमें करें अपन लोग। और हमने कुछ रॉ मटेरियल बना के रखा है ताकि अपन लोग क्या है कम से कम समय में बेहतर तरीके से अच्छे से क्या है दोस्तों थोड़ा डिस्कस कर सकें। तो ये दोस्तों जो आपका नक्शा है, ये मौर्यकालीन दोस्तों भारत है। इसमें जो रेड कलर से हमने क्या है आपका ये जो बॉर्डर खींचा हुआ है, ये मौर्यकालीन क्या है दोस्तों भारत है। और उस समय कुछ आपका क्या है स्थलों को हमने क्या है आपका दर्शाने की कोशिश दोस्तों की है। ये कुछ शब्द लिखे, इन पर चर्चाएँ होंगी, क्योंकि ये परीक्षा में कहीं ना कहीं आपके आते हैं, क्या है कैसे हैं, चर्चा करेंगे अपन लोग दोस्तों। और यहाँ से क्वेश्चन आते हैं और आप लोग भी समझते हो क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, लेकिन आइए जल्दी से क्या करें और आने वाले क्वेश्चनों पर क्या करें, आप लोग थोड़ा सा क्या कर रहे हैं, ये प्रकाश डालने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आ जाइए दोस्तों किसी भी आपका किसी भी वंश की जब अपन कल्चरल या आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक स्थिति के बारे में दोस्तों चर्चा करते हैं, तो सबसे पहले दोस्तों क्या है आर्थिक स्थिति क्या आती है बात आती है। आप सब जानते हो दोस्तों, ये अर्थशास्त्र में चाणक्य ने भी दोस्तों क्या है आपका ये आर्थिक स्थिति पर विशेष जोर क्या है आपका दिया है। कहा हमने कि अर्थ पर विशेष क्या है आपका ध्यान दिया जाना चाहिए दोस्तों। और आपको सबको मालूम है कि पूरे प्राचीन भारत में जो राज्य की या किसी भी वंश की आय का दोस्तों मेन जो स्रोत है दोस्तों, वो क्या है आपका ये कृषि है, या सीधे सीधे आपका कृषि का उत्पादन है। और यहाँ आपको थोड़ा सा बता दें, मौर्यकाल में दोस्तों पहली बार बहुत बड़े पैमाने पर दोस्तों शूद्रों को, निचली जाति को कृषि में लगाने की क्या है आपका बात कही गई है। यानी कि थोड़ा सा आपको बता दें, थोड़ा सा ये ठीक है, बौद्ध काल में आपको क्या है आपका शूद्र को कृषि का काल बताया गया, लेकिन मौर्य काल में दोस्तों क्या है बड़े पैमाने पर क्या है इसकी आपकी बात की गई है। तो यहाँ स्वाभाविक है आपका ये कृषि आय का मेन स्रोत, ये पूरी मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था क्या है दोस्तों मेन स्रोत क्या है आपका ये कृषि है। तो ये स्रोत है, मुख्य कृषि है। यहाँ दोस्तों आपको थोड़ा सा बता दें, मौर्यकाल में सिंचाई व्यवस्था की भी क्या मिलती है, जानकारी मिलती है दोस्तों। यहाँ आपको थोड़ा सा बता दें, अपने यहाँ जो पश्चिमी भारत में जो जूनागढ़ अभिलेख है, गिरनार अभिलेख है दामन का, उस अभिलेख में भी दोस्तों क्या है आपका मिलता है कि किस प्रकार से यहाँ चंद्रगुप्त मौर्य के आपका जो सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर थे पुष्यगुप्त वैश्य ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। और इस झील से दोस्तों क्या है आपका बांध बना करके अशोक ने अपने राज्य पर तुषार के माध्यम से आपका यहाँ पर नहरें दोस्तों क्या है निकलवाई थी। नहर प्रणाली की भी क्या मिलती है यहाँ पर दोस्तों, थोड़ा सा क्या है आपका ये मिलता है और यहाँ उल्लेख मिलता है। और आपको थोड़ा सा बता दें, ये कृषि होती है, और कृषि में जो आपकी भूमि होती है, एक आपका अदैव मात्रक और ये देव मात्रक। तो देव मात्रक का मतलब कहलाता है कि ऐसी भूमि जो कि है आपका ये वर्षा द्वारा कृषि होती थी दोस्तों। और ये अदैव मात्रक का मतलब ऐसी भूमि जिसमें बिना वर्षा के दोस्तों क्या है आपका ये कृषि होती थी। तो इस समय जो कृषि के साधनों पर दोस्तों क्या किया गया, जो थोड़ा सा अधिक जोर दिया गया, ये अदैव मात्रक भूमि के ऊपर दोस्तों क्या है आपका ये दिया गया है। और यहाँ आपको थोड़ा सा ये भी बता दें कि जो कृष्ट है मतलब कृषि योग्य भूमि, कृष्ट मतलब का मतलब कहलाता है कृषि योग्य भूमि। अकृष्ट का मतलब क्या है, जो भूमि जो कृषि योग्य आपका क्या है ये नहीं है,
उच्च भूमि का मतलब ये ऊंची भूमि है। आपको जो कभी कभी इसको विविधता भी बोलते थे, चारागाह भूमि क्या है दोस्तों बोलते, थोड़ा सा ऊपर खावर पठारी क्षेत्रों में होती थी आपके ये ऊंचे स्थानों वाली क्या है आपका ये भूमि है दोस्तों, इसको बोलते हैं उच्च भूमि। यहाँ थोड़ा सा आपको बता दें, जो राज की भूमि भी होती थी, राज की भूमि के अलावा आपके जो आपकी राज की भूमि होती थी, यानी कि जो राजा की भूमि होती दोस्तों, उसको सीता भी कहते थे। और जो सीता है आपका ये राज की भूमि से होने वाली राजस्व को भी दोस्तों क्या है आपका ये बोलते थे। सीता किसको बोलते थे? ये पहली बात तो राजकीय भूमि, राज की भूमि को जो अच्छी उर्वर होती थी और उससे होने वाली दोस्तों क्या है आपका ये आय, ये आप क्या कहलाती थी? ये सीता कहलाती थी। यहाँ थोड़ा सा आपको बता दें, ये पूरे मौर्य काल में जो आपका जो भू राजस्व है, रेवेन्यू है, ये आपका क्या है लगभग 1/6 था। 1/6 भाग दोस्तों क्या है आपका ये आपका भू राजस्व आय वगैरह क्या है आपका दोस्तों ये टैक्स वगैरह आपका क्या है ये लिया जाता था। ये थोड़ा सा देखिएगा। यहाँ थोड़ा सा बता दें, ये क्वेश्चन आता है कि अशोक का कौन सा अभिलेख मौर्यकालीन आपका ये रेवेन्यू सिस्टम को क्या कहता है, आपकी बात करता है। तो आपको क्या है यहाँ पर आप सब जानते हो रुनमनदेई का अभिलेख है, रुनमनदेई का अभिलेख है। और आपको सबको मालूम है यहाँ अशोक ने क्या किया था, जो टैक्स है 1/6 से घटा कर दोस्तों क्या कर दिया था, 1/8 कर दिया था। तो क्वेश्चन आता है कौन सा अभिलेख आपका क्या है, आपका जो नेपाल की तराई में है, यूपी नेपाल की सीमा में रुनमनदेई, ये अशोक की क्या है आपका ये राजस्व व्यवस्था ही क्या कहता है दोस्तों, ये क्या कहता है, व्याख्या थोड़ा सा ये कहता है। ये जो आपका ये भाग है ये भूमिकर है। भाग क्या है ये भूमिकर है। जो भूमिकर आपका क्या था 1/6 दोस्तों क्या है ये था। ऐसा कहा जाता है कि जिस भूमि में सिंचाई होती थी उसका लगभग आधा लिया जाता है, लेकिन आप उसमें ना जाइए, कुल मिला के जो भूमिकर है वो आपका क्या है ये 1/6 है। जो भोग है दोस्तों ये भेंट है, राजा को क्या है आपका ये भेंट है, जो क्या है आपके वस्तुओं आदि के रूप में क्या है आपका ये जनता द्वारा दी जाती थी। आदि के रूप में, वस्तुओं आदि के रूप में जो आपका क्या है आपका ये भेंट बलि होती, भोग। यहाँ कहीं कहीं दोस्तों ये बलि शब्द भी क्या है यहाँ पर मिलता है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। फिर इसके बाद हिरण्य जब कर नगद के रूप में दिया जाता था, जब कर दोस्तों क्या है ये नगद के रूप में दिया जाता था, तो उसको क्या बोलते ये हिरण है आपका। फिर ये कि प्र टैक्स मिलता है दोस्तों, ये मिलता है आपातकालीन कर है। आपातकालीन कर दोस्तों क्या है ये आपका क्या है ये प्रणय है। ये जो क्षेत्रक है, क्षेत्रक दोस्तों ये भूमि स्वामी को बोलते थे। भूमि स्वामी को क्या है दोस्तों ये क्षेत्रक बोलते थे। आप सब जानते हो यहाँ पशुपालन का भी क्या था महत्वपूर्ण योगदान था। और यहाँ आपको एक शब्द मिलेगा दोस्तों, ये अर्थशास्त्र में परीक्षा में क्वेश्चन भी आता है कि बाता क्या है। तो बाता के अंतर्गत क्या है दोस्तों ये कृषि भी है, प्लस इसमें पशुपालन भी है, और आपका क्या है ये उद्योग व्यवसाय भी है, तो ये बाता के अंदर दोस्तों क्या है 3 चीज़ें आती हैं। ये थोड़ा सा क्या है आपका ये देखिएगा। यहाँ जो चारागाह शब्द मिलता है दोस्तों, यहाँ ये चारागाह है, इसके लिए क्या कहे विविधता शब्द क्या है आपका ये मिलता है। चलिए, तो ये आपका क्या है भू राजस्व वगैरह हो गया। यहाँ थोड़ा सा आपको बता दें, इसमें अर्थशास्त्र में और भी आपके क्या है जो साधन है आपके मौर्य प्रशासन जानने के लिए। इसमें तो सब में लगभग आपको थोड़ा सा बता दिया जाए। सब में एक राय से कहा जाता है कि जो शिल्पियों को अंग भंग करने के कारण क्या है आपका ये मृत्युदंड क्या है दोस्तों, इस समय आपका क्या है ये दिया जाता था कि अगर किसी ने शिल्पियों को अंग भंग किया तो मृत्युदंड क्या है आपका दिया जाता था। शिल्प और उद्योग, यहाँ जो मेन उद्योग था वो दोस्तों वस्त्र उद्योग था। यहाँ एक दुकुल आपका कपड़े का उपयोग आपका उल्लेख आता है, जो कि क्या है आपका चीन से मंगाए गए आपका
जो दुकुल शब्द आया है ये बताते हैं कोई किसी वृक्ष से आपका क्या है, आपका ये बनता था आपका कौन सा कपड़ा, तो एक दुकुल शब्द भी क्या है दोस्तों आया है। चीन से भी क्या है रेशम का आयात किया जाता था। मथुरा भी दोस्तों वस्त्र उद्योग के लिए क्या था, फेमस था। इसके अलावा क्या है आपका पुंड, मलबल के लिए आपका पुंड यानी कि बंगाल दोस्तों क्या था आपका ये फेमस था। तो यहाँ शिल्प उद्योग भी क्या है आपका दोस्तों ये वो थे। यहाँ वेतन एक बार परीक्षा में आया था कि जो वेतन दिया जाता था ये कितना, तो 60 पण से लेकर के दोस्तों लगभग 48,000 पण तक क्या है दोस्तों ये वेतन यहाँ पे आपके क्या है ये दिया जाता था। यहाँ थोड़ा सा बता दें, एक शब्द मिलता है आपका अर्थशास्त्र में, पूजा वेतन। पूजा वेतन का अर्थ है कि जो आपका शिक्षकों को लिए, शिक्षकों के लिए जो दोस्तों जो वेतन दिया जाता था वो क्या आपका ये पूजा वेतन दोस्तों क्या है कहलाता था। यहाँ आपको सबको मालूम है इस समय मतलब मौर्य काल में सबसे बड़ा जो शिक्षा केंद्र था दोस्तों वो था आपका कौन सा, ये तक्षशिला था। तक्षशिला सबसे बड़ा शिक्षा का क्या था आपका केंद्र था। इसके अलावा मथुरा भी दोस्तों क्या शिक्षा केंद्र था, वाराणसी भी क्या था शिक्षा केंद्र था, और बहुत सारे आपके क्या शिक्षा केंद्र थे, लेकिन मेन शिक्षा केंद्र क्या था आपका ये इस समय तक्षशिला था आपका। यहाँ थोड़ा सा आपको बता दें ये जो वर्णाश्रम व्यवस्था है ये सॉरी जो कौटिल्य है ये वर्णाश्रम व्यवस्था क्या है दोस्तों पक्षधर थे। मतलब ये क्रम के आधार पर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये आपका क्या है मानते थे। इसके अलावा क्या है आपका ये इन्होंने दास प्रथा का भी दोस्तों क्या किया है उल्लेख किया है। तो वर्णाश्रम व्यवस्था के पोषक थे अर्थशास्त्र में, ऐसा कहा गया है आपका ये कि ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। यहाँ अर्थशास्त्र में आपको बता दें ये 9 प्रकार के दासों का क्या किया है उल्लेख आया है। 9 प्रकार के क्या है दासों का उल्लेख आया है। ये मनुस्मृति में 14 प्रकार के क्या है दासों का क्या हुआ दोस्तों ये उल्लेख हुआ है। कुछ आपको बता दें ये अर्थशास्त्र में वर्णसंकर जातियों का भी क्या किया है दोस्तों उल्लेख आया है। जैसे कि मान लीजिए निषाद, वर्णसंकर जाति का मतलब कहलाता है विभिन्न वर्ण के मेल से जो संतान उत्पन्न होती है उसको दोस्तों क्या है ये वर्णसंकर आपके क्या है जाति कहते हैं। जो अप्रशास्त्र विवाह से दोस्तों क्या हुई है जो संतान उत्पत्ति होती है उसको वर्णसंकर कहते हैं। जैसे निषाद हो गया, ये अम्बष्ट एक जाति आती है दोस्तों, एक चांडाल जाति भी क्या है दोस्तों कहलाती है। बहुत सारी ऐसी जाति हैं जो क्या है आपका वर्णसंकर जाति में आता है। एक पारसर जाति भी क्या है आपका वर्णसंकर जाति में क्या है दोस्तों ये आती है, पारसर। चलिए यहाँ दोस्तों ठीक है अपने यहाँ चार आपका वर्णाश्रम व्यवस्था थी, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र समाज मुक्ता 4 वर्णों में क्या था आपका विभाजित था। इस समय तक आते आते जाति प्रथा दोस्तों आ चुकी थी अपने यहाँ भारत में। और अर्थशास्त्र में वर्णसंकर जातियों का भी दोस्तों उल्लेख हुआ है। यहाँ जो आपका चांडाल जाति है दोस्तों, ये चांडाल को छोड़कर सभी शुद्धों में आती थी। इसको अगर छोड़ दिया जाए तो सभी क्या है का आपका क्या है शुद्ध के अंतर्गत क्या है वर्णसंकर जातियों को क्या है आपका दोस्तों ये रखा गया। यहाँ हम आपको पहले बता चुके हैं कि ये बात ठीक है कि बौद्ध काल में कृषि काल में शुद्धों को लगाना आरंभ किया गया था, लेकिन दोस्तों मौर्य काल में प्राचीन भारत में सबसे पहले विशाल पैमाने पर शुद्ध जाति को दोस्तों क्या है कृषि काल में क्या है आपका ये लगाया गया था। यहाँ शुद्ध को आपको बता दें अर्थशास्त्र में आर्य शब्द का उपयोग दोस्तों क्या है आपका ये हुआ है। इसके लिए क्या है आर्य शब्द का उल्लेख आया है। इसका मतलब क्या है ये शुद्ध काल की अपेक्षा इस समय थोड़ा सा क्या है आपका ये स्थिति थोड़ा सा अच्छी थी। और यहाँ मेगास्थनीज आपको बता दें जो कि भारत आया था, जानते हो आप लोग चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, सेल्यूकस का राजदूत था। भारत आने वाला मेगास्थनीज पहला राजदूत था और इसने जो कि समाज में जैसा देखा उसी प्रकार से दोस्तों क्या किया इसने वर्णन किया है। लेकिन ये थोड़ा सा आपको बता दें मेगास्थनीज दास प्रथा का उल्लेख नहीं करता। ठीक है, बात करता है कि यहाँ के लोगों के नैतिक चरित्र का आपका प्रशंसा करता है मेगास्थनीज इंडिका में, और आपका बोले वचन ही धरोहर होते थे, इस प्रकार से क्या है आपका ये प्रशंसा करता है। लेकिन इसने जो देखा जैसा देखा उसी प्रकार से जातियों का उल्लेख कर दिया। और क्वेश्चन दोस्तों आता है कि मेगास्थनीज जो इंडिया में भारत में कितने प्रकार की जातियों का उल्लेख किया है दोस्तों, तो इसने क्या किया है ये 7 प्रकार की जातियों का क्या किया उल्लेख किया है किसने, मेगास्थनीज ने। ये थोड़ा सा क्या हल्का सा देखिएगा कि मेगास्थनीज ने कितनी जातियों को उल्लेख किया है, 7 प्रकार की जातियों को क्या किया दोस्तों ये उल्लेख किया है।
इसमें सबसे कम संख्या में वो बताता है कि दार्शनिक थे, सबसे अधिक संख्या में दोस्तों किसानों की चर्चा करता है, किसानों के बाद आपको बता दें ये सैनिकों की चर्चा करता है, सभासद की भी दोस्तों क्या है आपका चर्चा करता है, निरीक्षक की चर्चा करता है, ये आपका शिल्पी और कारीगर की दोस्तों क्या करता है चर्चा करता है। तो आइए 7 प्रकार की जातियों का वर्णन करता है उसको थोड़ा सा क्या कहते हैं अपन लोग देखते हैं। तो ये दार्शनिक, किसान, सैनिक, अहीर जो आपका गोपाला काम करते थे, निरीक्षक, सभासद, शिल्पी। ठीक है, ये शिल्पी या कारीगर कुछ भी कर सकते हो आप, ठीक है ना। तो इस प्रकार की क्या है 7 जातियों को क्या करता है उल्लेख करता है। दोस्तों इसमें जो आपको बता दें ये जो किसान है ये सर्वाधिक, ये कहीं की परीक्षा में आता है दोस्तों कि मेगास्थनी के अनुसार सर्वाधिक संख्या में कौन थे, तो क्या कहता है ये बोले किसान सर्वाधिक थे। दार्शनिक बोले ये सबसे कम थे, सबसे कम कौन थे, ये दार्शनिक है। ये दास प्रथा का यहाँ उल्लेख नहीं करता, ध्यान करिए, ये यहाँ मेगास्थनीज इंडिका में दास प्रथा का उल्लेख नहीं करता। इसलिए नहीं करता है क्योंकि आपको बता दें जो यूनान और उस समय यूनान ईरान की तुलना में क्या है अपने यहाँ दासों के साथ अच्छा व्यवहार किया जाता था, तो मेगास्थनीज समझ ही नहीं पाया कि ये दास हैं कि घर के सदस्य हैं। इस प्रकार से क्या है दास प्रथा का मेगास्थनीज क्या नहीं करता दोस्तों उल्लेख नहीं करता। 4 प्रकार की जातियों का उल्लेख नहीं करता, ये 7 प्रकार की जातियों को क्या करता दोस्तों ये उल्लेख करता है। जानते हो आप लोग ये दार्शनिक के लिखने पढ़ने का काम करते हैं, आपके थिंकर हैं। किसान सर्वाधिक संख्या में थे, सैनिक तो आप जानते हो आप लोग, ठीक है ना, अहीर, यादव, ठीक है ना। ये निरीक्षक जो आपके क्या है अशोक भी आपका क्या है उनकी चर्चा करता है अभिलेखम। सभासद जो आपके क्या है आपके मंत्री वगैरह सभासद होते हैं। शिल्पी यानी कि शिल्पी और कारीगर, इसको कारीगर भी कभी कभी दोस्तों क्या है कह सकते हो आप लोग। चलिए यहाँ थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे मौर्य काल में कि मौर्य काल में स्त्रियों की स्थिति दोस्तों कैसी थी। तो शुद्ध काल की अपेक्षा तो अच्छी थी। देखिए स्त्रियों की स्थिति सबसे अच्छी जो भारत में थी वो वैदिक काल में थी, वैदिक काल में पूर्व वैदिक काल में थी, फिर उसके बाद धीरे धीरे गिरना आरंभ हुई। लेकिन मौर्य काल के ठीक पहले जो शुद्ध काल था उसकी अपेक्षा से दोस्तों स्त्रियों की स्थिति क्या थी आपकी अच्छी थी। तो सबसे पहली बात तो ये कि जो सती प्रथा है इसका सती प्रथा क्या है आपका दोस्तों उल्लेख नहीं है, इसका उल्लेख नहीं है, मतलब क्वेश्चन ये है मौर्य काल में सती प्रथा का उल्लेख है, बिल्कुल भी क्या है दोस्तों उल्लेख नहीं है। यहाँ जो विवाह है, विवाह है आपका मनुस्मृति सबके अपेक्षा क्या है दोस्तों ये 8 प्रकार के क्या है विवाहों का क्या है आपका उल्लेख मिलता है। हम आपको विवाह संस्कार वगैरह में क्या है दोस्तों बता चुके हैं कि विवाह 8 प्रकार के होते हैं, ये जिसमें 4 प्रशास्त होते हैं, 4 अप्रशास्त होते हैं। इसमें दोस्तों आपको बता दें विवाहों में जो 4 प्रशास्त हैं उसमें ब्रह्म विवाह है, आपका देह विवाह है, आपका प्रजापत्य विवाह है, आपका ये आस विवाह है, फिर अप्रशास्त में आपका ये गंधर्व विवाह है, और अशुभ विवाह है, राक्षस विवाह है, पैशाच विवाह है। इनकी चर्चा हम दोस्तों कर चुके हैं आपका। तो इसमें आप क्या है ये विवाह के 8 प्रकारों की दोस्तों क्या करता है चर्चा करता है दोस्तों। और ये विवाह को एक इसने संविदा माना है अर्थशास्त्र में, तो तलाक की भी क्या करता है दोस्तों व्यवस्था करता है। और बोले अगर सिस्टम ठीक नहीं चला तलाक हो जाना चाहिए, तलाक को उसने क्या किया दोस्तों ये मोक्ष कहा है, तलाक को क्या कह दिया मोक्ष कहा है कि मोक्ष हो जाना चाहिए। ये कैसे, अगर पति व्यभिचारी है, दुर्व्यसनी है, पति से संतान नहीं हो रहा हो, पति बिना बताए क्या है विदेश चला गया हो, पति पत्नी के साथ न रह रहा हो, पत्नी अत्याचारी है, दुराचारी है, तो दोस्तों आपको बता दें ये चाणक्य स्पष्ट रूप से अर्थशास्त्र में तलाक की व्यवस्था करते हैं और उसको उन्होंने क्या किया है दोस्तों ये मोक्ष कहा है। यहाँ आपको बता दें ये नियोग प्रथा का भी वर्णन है। नियोग प्रथा वही आपका कि अगर कोई स्त्री युवावस्था में विधवा हो जाती है तो दोस्तों क्या कर सकती है वो आपका पुनर्विवाह आपका ये कर सकती है विशेष परिस्थितियों में, और आपका क्या है ये नियोग प्रथा कहा गया है। और यहाँ आपको बता दें ऐसी स्त्रियाँ जो पुनः विवाह करती थी उनको पुनर्भू कहा गया है अर्थशास्त्र में। दोबारा विवाह करने वाली स्त्रियों को दोस्तों क्या कहा गया है ये
पुनर्भू आपको क्या है ये कहा गया है। ये जो रूपा जो जीवा जो शब्द है आपका दोस्तों, ये स्वतंत्र रूप से आपका ये वैश्यावृत्ति करती थी स्त्रियाँ, उनको दोस्तों क्या है अर्थशास्त्र में रूपा जीवा आपका कहा गया है। ऐसी बड़े घर की, ऐसे आपके क्या है संभ्रांत परिवार की जो महिलाएं हैं जो बाहर नहीं निकलती थीं, उनको दोस्तों क्या कहा गया है अशुपस्या, मतलब बाहर न निकलने वाली महिलाएं, बाहर न निकलने वाली महिलाएं। चलिए, ये आपको क्या है इस प्रकार से क्या है अशुपस्या, रूपा जीवा, तलाक क्या है, क्या कहा गया है, विवाह कितने प्रकार का उल्लेख है, ठीक है ना, सती प्रथा का उल्लेख आपका नहीं है। ये दोस्तों खूब आता है मेगास्थनीज के द्वारा 7 जातियों का वर्णन ये आपका आता है। शिक्षा के तक्षला दोस्तों क्या है आपका ये आ चुका है। इस प्रकार से क्या है सामाजिक, बाकी ये आप अच्छे से क्या है आपका जानते हैं। यहाँ थोड़ा सा दोस्तों अर्थशास्त्र में यहाँ आ जाइए, थोड़ा सा यहाँ पर लोग हल्का सा और देखते हैं। सबसे पहले तो ये है यहाँ जो विदेशी व्यापार था दोस्तों, विदेशी व्यापार में समुद्री व्यापार भी होता था दोस्तों, और जो समुद्री जो व्यापार था उसको सन्यान पथ कहा गया है दोस्तों। सन्यान पथ कहा गया है किसको, ये समुद्री यात्रा को या समुद्री व्यापार को। चलिए ठीक है, यहाँ थोड़ा सा आपको बता दें जो मुद्रा चलती थी इस समय, मुद्रा आपको सबको मालूम है आहत सिक्के जो दोस्तों चलते थे, मुख्य रूप से जो चांदी के आप क्या है होते थे, लेकिन फिर भी कुछ सोने के मुद्रा वगैरह भी क्या है आपका सिक्के वगैरह इनका उल्लेख हुआ है, जो कि क्या है आपका ये सोने को स्वर्ण बोलते थे। और दोस्तों एक निष्क शब्द भी आपका आया है, ये सोने के मुद्रा होती थी। चांदी का दोस्तों सबसे अधिक मौर्य काल में चलता था वो पण चलता था, यहाँ धरण भी है, रूपक भी है, और दोस्तों कासार्पण भी है, कासार्पण भी है आपका। तांबे का दोस्तों ये काकड़ी, तांबे का क्या है काकड़ी सिक्का भी चलता था। सबसे अधिक चलने वाला सिक्का जो चांदी का था दोस्तों ये पण था, लेकिन ये थोड़ा बता दें ये मुद्रा आपकी क्या थी ये। अच्छा, ये पहली बार यहाँ आपको बता दें ये व्यवस्थित मुद्रा प्रणाली, मतलब आहत सिक्कों को क्या है व्यवस्थित मुद्रा प्रणाली व्यापार के हिसाब से दोस्तों क्या किया गया, सिस्टम जमाया गया था। कहाँ आपका ये मौर्य काल में। तो आते हैं निष्क और स्वर्ण। मौर्य काल में दोस्तों सोने का सिक्का कहा जाता था, मुद्रा थी। पर सबसे अधिक चलने वाली चांदी की थी, धरण भी बोलते थे, रूपक भी चांदी को बोलते थे, और कासार्पण भी दोस्तों क्या है आपका ये चांदी के सिक्के को क्या कहा गया दोस्तों, कासार्पण भी कहा गया, लेकिन ये सबसे अधिक नाम उसका आपका पण आता है। ये तांबे की मुद्रा को दोस्तों क्या है काकड़ी वगैरह क्या है कहते हैं, काकड़ी बोलते, कहीं मासक भी क्या है आपका ये कहते हैं। यहाँ दोस्तों आप सब जानते हो अपने यहाँ वर्तमान में एक नेशनल हाईवे, राष्ट्रीय राजमार्ग है, नेशनल हाईवे नंबर 1 और 2, यानी कि वन मिला दिया जाए आपका कोलकाता दिल्ली, फिर यहाँ आपका क्या है दिल्ली अमृतसर, यहाँ मिला दिया जाए दोस्तों। तो ये जो जीटी रोड था, मध्यकाल का जीटी रोड था आपका, शेषाचूरी मार्ग था दोस्तों, ये सोनार गांव से आपका ये पुष्कलावती तक्षला तक जाता था आपका दोस्तों, लाहौर तक जाता था, ठीक है ना। ये कहीं ना कहीं ये जो व्यापार हैं राष्ट्रीय राजमार्ग है दोस्तों, मौर्य काल में इनकी क्या है नींव रख चुकी थी। तो यहाँ थोड़ा सा आपको देखने की कोशिश करेंगे, बताने की कोशिश करेंगे कि मौर्य काल के दोस्तों ये 4 राष्ट्रीय राजमार्ग दोस्तों क्या है आपका ये थे। तो पहला जो राष्ट्रीय राजमार्ग था दोस्तों ये उत्तरापथ था, उत्तरापथ। ये दोस्तों जाता था ताम्रलिप्ति बंदरगाह से पुष्कलावती तक्षला के पास, ताम्रलिप्ति से पुष्कलावती तक जाता था। ये ऐसा बताया गया है कि लगभग ये 1500 कोस क्या था आपको दोस्तों ये लंबा था, और यही आपका बाद में शेषाचूरी ने इसको और अच्छा थोड़ा सा बनाया, तो इसको जीटी रोड शेषाचूरी मार गया, सड़कें आजा भी दोस्तों कहने लगे। तो ये जो आपका ये था, ये है दोस्तों ये पश्चिम बंगाल में, यहाँ आपको बांग्लादेश में, यहाँ पास में ताम्रलिप्ति बंदरगाह है। तो ये है आपका ये जो उत्तरापथ है ये है दोस्तों, ये पाकिस्तान तक्षला यहाँ तक दोस्तों गया है। ये है जो रेड लाइन से हमने आपको बताया है, ये दोस्तों क्या है आपका ये उत्तरापथ है। इसके अलावा जो दूसरा वो था आपका ये पाटल से कौशाम्बी था। आप सब जानते हैं पाटल एक आपका यहाँ
सिंध के मुहाने के पास क्या है दोस्तों, ये यहीं पाटल या सिकंदर की अंतिम विजय भी थी। पाटल से दोस्तों क्या था, ये रास्ता जाता था आपको कहाँ तक, ये कौशाम्बी तक, ये है कौशाम्बी। यहाँ तक दोस्तों क्या है, ये पाटल आपका क्या है, ये जाता था। तीसरा है दोस्तों ये क्या कहे, एक है दोस्तों प्रतिष्ठान से श्रावस्ती तक। और प्रतिष्ठान जानते हो आप लोग, पेठर ये सातवाहन की क्या दोस्तों राजधानी थी, और ये प्रतिष्ठान से यहाँ जाता था दोस्तों, ये ऐसा आपका श्रावस्ती जो कौशल की राजधानी थी दोस्तों, श्रावस्ती। तो ये पहला है, ये दूसरा है, ये दोस्तों तीसरा है। ये चौथा जो राजमार्ग है दोस्तों, ये भलुकच्छ जो आपका गुजरात में समुद्र किनारे दोस्तों क्या है बंदरगाह था, उससे प्राचीन भारत भलुकच्छ से लेके ये जाता था दोस्तों मथुरा तक, उज्जैन होकर के क्या है आपका ये मथुरा तक। तो ये आपका ये हमने मौर्य काल की आपको क्या है रेड लाइन से ये उस समय की आपको क्या है राष्ट्रीय मार्ग बताने की दोस्तों क्या है कोशिश की है। तो ये तीसरा कर लीजिए प्रतिष्ठान से श्रावस्ती तक, और चौथा कर लीजिए भ्रमश से आपका कहा मथुरा तक। ये आपको क्या है, ये चार दोस्तों क्या है ये मार्ग है। यहाँ आपको बता दें एक शब्द मिलता है श्रेणी। स्वाभाविक है आपका ये व्यापार में आपका जो व्यापारिक आपका क्या है आपका ये गुट होता था दोस्तों, आपका एक व्यापारिक संगठन होता था, उसका कई संगठन होते थे, उसको श्रेणी व्यवस्था दोस्तों क्या है कहते थे। यहाँ जो जातक ग्रंथ है दोस्तों, जातक ग्रंथ में 18 श्रेणियों की दोस्तों क्या है आपका ये बात आई है। कितनी संख्या बताई है, 18 श्रेणियों की क्या है दोस्तों बात आई है। एक दोस्तों एक शब्द आता है, ये श्रेणी का जो मुखिया होता था उसको दोस्तों क्या बोलते थे, ये श्रेष्ठी कहते थे, इसका मुखिया कहलाता था। और दोस्तों ये एक शब्द मिलता है सातवाह। ये जो व्यापार चलता था, व्यापारी जो कारवां चलता था इकट्ठा आपका, उनका गुट चलता था, गुट में चलते थे, आपके ग्रुप में चलते थे। तो ये सातवाह क्या था आपके व्यापारी कारवां का नेता होता था, कौन ये सातवाह। ये परीक्षा में क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ये आया हुआ है, इतना थोड़ा सा क्या करिए हल्का से ये देखिएगा। तो ये दोस्तों हमने एक कोशिश की है मौर्य काल की थोड़ा सा अर्थव्यवस्था, मौर्य काल की क्या है ये सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति। अब दोस्तों आ जाइए थोड़ा सा ये मौर्य काल की ये धार्मिक स्थिति के बारे में थोड़ा सा क्या करें, हल्की सी चर्चा करें। यहाँ सब जानते हो आप लोग, इस समय भारत में मुख्य रूप से बौद्ध धर्म का बोलबाला था, लेकिन ऐसा नहीं है कि वैष्णव धर्म और आपका ये जैन धर्म का है का फला फूला नहीं है, ये भी दोस्तों आपका क्या है ये था। सब जानते हो आप लोग ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय दोस्तों जैन धर्म दो भागों में आपका क्या है बट गया था। एक हो गया था दिगंबर, एक हो गया था दोस्तों ये श्वेतांबर। चलिए ठीक है, मथुरा शायद पश्चिम भारत दोस्तों क्या है जैन धर्म का क्या था आपका मेन केंद्र था इस समय। यहाँ आप सब जानते हो बौद्ध धर्म की अगर चर्चा करें तो आप सब जानते हो अशोक के समय जो दोस्तों जो तीसरी संगीति बौद्ध संगीति हुई थी दोस्तों, उस तीसरी बौद्ध संगीति में जानते हो मुगल पुत्र उसके अध्यक्ष थे। कथा वस्तु दोस्तों क्या है ये पुस्तक आपकी क्या है लिखी गई थी, और अभिधम पिटक की भी क्या हुई थी दोस्तों रचना हुई थी। यहाँ आपका जैन संत महान संत दिगंबर आपका जो क्या है आपका कल्पसूत्र की रचना की दोस्तों भद्रबाहु ने, जो भद्रबाहु चंद्रगुप्त मौर्य क्या थे दोस्तों ये गुरु भी थे आपके, ठीक है ना। यहाँ सब जानते हो आजीवक संप्रदाय दोस्तों आपका था जो मक्खली पुत्र गोसाल का था दोस्तों, और आजीवकों के लिए बराबर और नागार्जुनी पहाड़ियों में दोस्तों गुफाएं बनवाई थी आपके, सब जानते हो अशोक ने बनवाई थी, और अशोक के पुत्र क्या है आपके पौत्र दशरथ ने दोस्तों क्या है ये बनवाई थी। सीधा सीधा कहने का मतलब ये है कि इस समय जैन धर्म, बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म, जैसे कि आपका इंडिका में आपका मेगास्थनी भी दोस्तों क्या है आपका ये वैष्णव और शैव की चर्चा करता है, हेराक्लीज वगैरह शब्द क्या है दोस्तों चर्चा करता है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है वैष्णव धर्म भी क्या है दोस्तों यहाँ अपनी स्थिति में
था, कुल मिला के क्या है उतना बैकफुट में था, लेकिन बौद्ध धर्म आगे था, लेकिन वैष्णव धर्म भी दोस्तों क्या है आपका फल फूल रहा था। और स्वाभाविक है, आप सब जानते हो राजतरंगिणी में भी कहा गया है कि अशोक पहले शिव उपासक था। तो सभी धर्मों का क्या था दोस्तों, यहाँ आपका फल फूल रहे थे, लेकिन मेन रूप से जो राज्य का जो संरक्षण था दोस्तों, ये अशोक के समय बौद्ध धर्म का था। और बौद्ध धर्म का क्या है दोस्तों विकास इस समय ज़्यादा हुआ। यहाँ आपको बता दें श्रीलंका म्यांमार वगैरह दोस्तों क्या है बौद्ध धर्म का क्या है दोस्तों प्रचार भी आपका क्या होगा। इसी समय बौद्ध धर्म का सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप भी क्या है दोस्तों ग्रहण करना क्या है बौद्ध धर्म ने क्या किया, इस समय आपका ये आरंभ कर दिया था। तो ये यहाँ की क्या है दोस्तों ये धार्मिक स्थिति है किसकी, आपका मौर्य वंश की, मौर्य काल की। तो दोस्तों ये मौर्य काल की जो अपन लोगों ने स्थिति की है आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, धार्मिक स्थिति, कुछ आर्थिक स्थिति में दोस्तों यहाँ पर किया है। ध्यान करिएगा, मौर्य काल में पूरी भारत का बंदरगाह कौन था, ताम्रलिप्ति था दोस्तों, ये आया है परीक्षा में। मौर्य काल में एक बंदरगाह सोपारा था दोस्तों, ये भी आता है आपका। भलुकच्छ भी दोस्तों आता है आपका। ये मौर्य काल का जो सबसे बड़ा राजमार्ग था दोस्तों उत्तरापथ, कहाँ से कहाँ, तो ताम्रलिप्ति से, ये ताम्रलिप्ति से कहाँ जाता है पुष्कलावती तक्षशिला के आगे, वहाँ अफगानिस्तान पाकिस्तान, ठीक है ना, तो वहाँ तक ज़्यादा था दोस्तों, ठीक है ना। ये भी आया है, ये 4 राजमार्ग भी आपका SSC PCS में जोड़ी मिलाने के लिए यहाँ पे क्या है दोस्तों आए हैं, ये हमने आपको क्या बता दिया। मौर्यकालीन जो मुद्राएं चलती थी मेन रूप से चांदी की आहत सिक्के थे आपके दोस्तों, लेकिन फिर भी सोने के सिक्के को सुवर्णिश कहते थे। इस प्रकार से आपको क्या है बता चुके, ये भी आपके क्या है परीक्षा में आते हैं। यहाँ हमने आपको ये श्रेणियाँ जातकों में 18 श्रेणियाँ कहाँ है, व्यापारिक श्रेणियाँ थी दोस्तों। इसके मुखिया को श्रेष्ठी कहते थे। 7 बार व्यापारिक कारों का दोस्तों क्या है नेता होता था। पेपर भरे पड़े हैं कि बाता क्या है, अर्थशास्त्र में बाता किसको कहा गया दोस्तों, कृषि पशुपालन और व्यापार व्यवसाय को क्या है दोस्तों ये बात आपका क्या है कहा गया है। व्यापार व्यवसाय को बात आपको क्या कहा है, कृषि पशुपालन व्यवसाय, इसको सब मिला के दोस्तों क्या है ये बाता कहा गया। ऐसा क्वेश्चन भी आपका क्या है ये आया हुआ है। चलिए, यहाँ आय का मुख्य स्रोत दोस्तों क्या है आपका भू राजस्व था, कृषि सिंचाई, ठीक है ना। तो कृषि योग्य भूमि कृष्ट, कृषि योग्य नहीं है आपका वो क्या है आपका ये अकृष्ट, उच्च भूमि ऊँचे स्थान वाली, बबीता अध्यक्ष चारागाह के जो प्रधान होता वो दोस्तों भू राजस्व 1/6 था। सीता राज की भूमि थी, राज की भूमि से होने वाली आय थी। भाग दोस्तों भूमि का था। बलि राजा को क्या है भेंट मिलती थी। हिरण्य दोस्तों नगर का था आपका। प्रणय आपातकालीन का था। छितक भूस्वामी को बोलते थे। शिल्प उद्योग दोस्तों वस्त्र उद्योग मेन था इस समय। वेतन 60 से लेकर 48,000 दोस्तों पर मिलता था। 48,000 है, 4800 नहीं है, 48,000 पर वेतन मिलता था। पूजा वेतन दोस्तों ये सैनिकों के लिए क्या है वेतन, सॉरी शिक्षकों के लिए जो वेतन मिलता था वो कहलाता था। यहाँ शिक्षा का केंद्र मेन आपका तक्षशिला था। वर्णाश्रम व्यवस्था थी, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, लेकिन कुछ वर्ण संकर जातियों का भी उल्लेख हुआ है। तो निषाद, अंबस्ट, चंडाल, पारसा, इसमें चंडाल को छोड़ करके सभी शुद्धों श्रेणी में क्या है दोस्तों आती थी। मेघस्थित कितने प्रकार की जातियों का उल्लेख करता है, तो 7 प्रकार की जातियों का उल्लेख करता है। इसमें दार्शनिक है, किसान है, सैनिक है, अहीर है, आपका निरीक्षक हैं, सभासद हैं, शिल्पी और कारीगर हैं। सबसे अधिक संख्या में दोस्तों किसान थे, सबसे कम दार्शनिक थे। किसानों के बाद सबसे ज़्यादा कौन थे दोस्तों, ये सैनिक थे। स्त्रियों की स्थिति अच्छी थी। सती प्रथा का उल्लेख नहीं है। विवाह 8 प्रकार के होते। तलाक को अर्थशास्त्र में मोक्ष कहा गया है। रूपा जीवा स्वतंत्र वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को बोलते थे। अशुभ पश्चात जो घर से बाहर नहीं निकलती थी उन महिलाओं को कहते थे। ऐसी स्त्रियाँ जो दोबारा विवाह करती थी उनको पुनर्भू दोस्तों क्या है कहते थे। और यहाँ आपको बता दें ये नियोग पिता भी थी आपकी, मतलब ये एक तत्कालीन ये व्यवस्था थी आपको पुत्र प्राप्त के लिए आपका क्या है इस प्रकार से क्या है नियोग पिता है आपका, बता चुके आपको वैदिक काल में। और यहाँ दोस्तों आपके क्या है ये हमने मैप के माध्यम से क्या है कुछ आपका व्यापारिक मार्गों बताने की क्या है ये दोस्तों ये कोशिश की है। तो दोस्तों ये मौर्यकालीन आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक स्थिति आप लोगों ने क्या है बताने की कोशिश की है, पढ़ने की कोशिश की है। स्वाभाविक है आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा और टॉपिक पसंद आया हो दोस्तों, तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें क्या करिए थोड़ा सा हमें एनर्जी प्रदान करें। अब दोस्तों इसके बाद मौर्यकालीन कला बची है, कला और स्थापत्य बची है, एक ही टॉपिक बचा है। बाकी आप पे क्या है मौर्य प्रशासनिक क्या हो चुका है, लगभग ये पूरा आपका क्या है ये हो गया है। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं तक। अगली क्लास में पुनः मुलाकात होगी, तब तक लिए अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद।